नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी सवाल उठाया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अदालत ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया की जो फाइल कोर्ट में जमा कराई है उसको देखने से ही पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया में सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा इस अदालत ने देखा कि गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल को बिजली की गति से मंजूरी दे दी गई। बता दें कि अरुण गोयल ने पिछले शुक्रवार को अचानक वीआरएस लिया था और शनिवार को उन्हें सरकार ने ईसी नियुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल को सरकार से मांगा था। सरकार की ओर से आज गुरुवार को इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ की संवैधानिक बेंच के सामने पेश किया गया। 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा, यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की साख की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल को देखने के बाद हैरानी जताते हुए कहा कि 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल को एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस मिल गई। उनकी फाइल को कानून मंत्रालय ने एक ही दिन में मंजूरी दे दी। फिर 4 नामों का एक पैनल प्रधानमंत्री के सामने रखा गया और गोयल के नाम को मंजूरी मिली। फिर उसी 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी। यह जल्दबाजी क्यों? बेंच ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से यह भी पूछा कि ऐसे व्यक्ति को क्यों नियुक्त किया गया जिसका कार्यकाल अनिवार्य रूप से 6 वर्ष की अवधि का नहीं होगा। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि कभी कभी किसी न किसी वजह से नियुक्तियों में तेजी की जरूरत होती है। हालांकि ये वैकेंसी 15 मई को निकली थी। क्या आप हमें 15 मई से 18 नवंबर तक दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया? सरकार पर क्या दबाव था कि आपने एक दिन में ही ये नियुक्ति सुपरफास्ट तरीके से की? उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन क्लियरेंस, उसी दिन आवेदन, उसी दिन नियुक्ति। फाइल ने 24 घंटे के लिए भी सफर नहीं किया। ये बिजली की तेजी क्यों? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो कौन सा मानदंड था जिसके आधार पर कानून मंत्री ने 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया था जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री को उनकी मंजूरी के लिए की गई थी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुछ निश्चित आधार हैं, जैसे कि वरिष्ठता, रिटायरमेंट, चुनाव आयोग में उनका होने वाला कार्यकाल, ताकि जिसे नियुक्त किया गया है उसे चुनाव आयुक्त के रूप में कम से कम 6 साल का समय मिले। इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिन 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था वो भी सरकार ने ऐसे लोगों के नाम चुने जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल भी नहीं मिलेंगे। आपको उन लोगों को चुनने की आवश्यकता है जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल मिलने चाहिए। उन्होंने कहा, यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 6 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि आपने अभी कहा कि जिस श्रेणी में हाल ही में नियुक्ति की गई है उस श्रेणी में कोई अन्य अधिकारी नहीं है, जबकि एक ही कैडर से ऐसे कई नाम हैं। हम सूची पढ़ सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे नाम का चयन किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस आयु वर्ग के लोगों को फिल्टर करने के लिए क्या तंत्र अपनाया है। फिलहाल सुनवाई जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा बुधवार सुबह मध्य प्रदेश पहुंची थी, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ सहित कांग्रेस के तमाम विधायकों और नेताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया था। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं। राहुल गांधी ने मालवा और निमाड़ के जिस मार्ग को अपनी यात्रा का मुख्य हिस्सा बनाया है उसमें कुल 66 सीटें हैं। आमतौर पर इस क्षेत्र में ज्यादा सीटें जीतने वाला दल ही राज्य की सत्ता को हासिल करता है और वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन सीटों में से भाजपा से 3 सीटें कम पाकर भी सरकार बनाई थी। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भारतीय सेना पर दिए अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई हैं और अब उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है। दरअसल भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि जब भी भारत सरकार आदेश देगी सेना पीओके पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए तैयार है। इस ट्वीट के जवाब में अभिनेत्री ने लिखा था, गलवान सेज हाय, यानी गलवान याद करें। इसके बाद अभिनेत्री विवादों में आ गई और अब माफी मांगनी पड़ी है। अभिनेत्री ने अपनी माफी को ट्वीट कर लिखा है कि मेरा ये इरादा कभी नहीं हो सकता, फिर भी विवाद में घसीटे गए इन 3 शब्दों ने अगर किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगती हूं और ये भी कहूंगी कि मेरे शब्दों ने अगर गैर इरादतन भी फौज में मेरे भाइयों के अंदर ये भावना पैदा की हो तो मुझे बहुत दुख होगा। असम मेघालय सीमा पर हिंसा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसका सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं, यह गांव के लोगों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। उन्होंने कहा, यह टकराव जंगल की लकड़ी को लेकर हुआ था। हमने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। हमने मामले को सीबीआई और एनआईए के पास भेज दिया है।
मुआवजे की घोषणा की गई है। जिम्मेदार व्यक्ति को निलंबित किया गया है। बता दें, पश्चिम जयंतिया हिल्स में मुकरोह जगह पर गोलीबारी में असम के एक वन अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में गांव के गुस्साए लोगों ने बुधवार को फॉरेस्ट ऑफिस में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी थी। फिलहाल दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धा हत्याकांड मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2020 में आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ श्रद्धा की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी जांच की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि उस वक्त अगर कार्रवाई हुई होती तो संभवतः उसे बचाया जा सकता था। बता दें, श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को पालघर जिले के तुलिंज थाने में तहरीर दी थी कि उसके लिव इन पार्टनर पूनावाला ने उसे मारने की कोशिश की और उसे डर है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देगा। फडणवीस ने कहा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं तब ही होती हैं जब ऐसे पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि 2020 में श्रद्धा वॉकर की एक शिकायत के आधार पर उन्होंने जांच शुरू की थी, लेकिन श्रद्धा के द्वारा मामला वापस लेने के लिए लिखित बयान देने के बाद केस बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जैसा ही मामला सामने आया। यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके शव के कई टुकड़े कर दिए। पति का नाम पंकज मौर्य है और उसकी पत्नी का नाम ज्योति उर्फ स्नेहा था। सीतापुर पुलिस ने बताया कि उन्हें 8 नवंबर को पीड़िता के शव के टुकड़े मिले थे। वो सीतापुर जिले के रामपुर कला क्षेत्र के गुलरिया इलाके की रहने वाली थी। ज्योति की हत्या के मामले में पति पंकज मौर्य के अलावा दुर्जन पासी नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर पुलिस ने बताया कि पंकज मौर्य ने दुर्जन पासी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकारी है। उसने पुलिस को बताया कि ज्योति नशे की आदी थी और ड्रग्स लिया करती थी। वो किसी और शख्स के घर पर कई दिनों के लिए रुक जाती थी और इस वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को लेकर वहां की सरकार लगातार विचार कर रही थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन सेना के तीनों सशस्त्र बलों के बीच समन्वय का काम करता है। साथ ही वो पीएम और नेशनल कमांड अथॉरिटी का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसमें इन नामों को मंजूरी दी गई। अब इन नामों को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।